हम लगातार उस बड़ी खबर के साथ बने हुए हैं जिसका अंदेशा शायद तमाम राजनीतिक पार्टियों को नहीं था। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी की सरकार बन चुकी है। देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर से सीएम पद की शपथ ले ली है। वहीं अजित पवार ने भी डेप्यूटी सीएम पद की शपथ ली है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राजभवन में दोनों को अब से कुछ देर पहले शपथ दिलाई है। वहीं पीएम मोदी ने भी इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर दोनों शख्सियत को बधाई दी है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र के लिहाज से। अजय कुमार जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, एक नया सवेरा, और इस सवेरे उद्धव ठाकरे या शिवसेना की आंखें खुली नहीं बल्कि फटी की फटी रह गई होंगी इन तस्वीरों को देखकर। इसमें कोई शक नहीं अक्षय कि जो अभी राजनीतिक उठापटक आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं, या यूं कहें कि जो अप्रत्याशित शपथ ग्रहण समारोह आपने देखा, ये अपने आप में बड़ा ही अलग सा है। और वो इसलिए क्योंकि शायद ही किसी को इसकी बात की भनक तक थी कि बीती रात तक जहां ये लगभग तय माना जा रहा था कि उद्धव ठाकरे अगले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे, और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के साथ साथ कांग्रेस और एनसीपी मिलकर सरकार बना रहे हैं, वहीं पर एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार बनाएं, देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लें और उप मुख्यमंत्री के तौर पर अजीत पवार शपथ लें, ये शायद अप्रत्याशित था। लेकिन जो भी व्यक्ति, जो भी राजनीतिक विश्लेषक शरद पवार को जानता है, वो इतना जानता है कि शरद पवार कहते कुछ और है, सोचते कुछ और है और करते कुछ तीसरा है। वही आज आप देख रहे हैं, क्योंकि शरद पवार से ज्यादा कुशल राजनीतिज्ञ महाराष्ट्र में शायद ही कोई होगा। क्योंकि अगर कोई ऐसा व्यक्ति था जो उनकी राजनीतिक सूझबूझ को थोड़ा बहुत समझ या पढ़ सकता था, तो वो शिवसेना के पूर्व प्रमुख बाला साहब ठाकरे थे। लेकिन उसके बाद आज महाराष्ट्र में उनकी सूझबूझ, मौके पर किस तरह से क्या चाल चलनी है और कैसे चलना है, कहाँ शह और कहाँ मात का खेल खेलना है, राजनीति के इस खेल में उनसे परांगत कोई नहीं हो सकता। तो जो कुछ आज आप देख रहे हैं उसमें शरद पवार की बड़ी अहम भूमिका है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि एनसीपी अब किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने इस गठजोड़ को सही या जायज ठहराने की कोशिश करती है। और क्या ये मुमकिन है अजय जी कि एनसीपी में पार्टी तोड़कर अब अजित पवार ने ये गठबंधन किया हो? क्योंकि आज जब फडणवीस संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि पार्टी प्रमुख अजित पवार, और उसमें कहीं पे भी शरद पवार का जिक्र नहीं था। अगर ये हुआ है तो ये अपने आप में इसलिए भी बड़ा होगा, जो कि अभी तक देखिए कई सारी अटकलों के साथ ये हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि फिर अजीत पवार ने वो किया है जिसका संकेत वो कई बार पहले दे चुके थे। याद कीजिए कि जब महाराष्ट्र के चुनाव चल रहे थे तो उस वक्त अजीत पवार का ये कहना था, एक धड़े के सामने वो ये कहते दिख रहे थे कि वो बिल्कुल सत्ता के आसपास जाना नहीं चाहते। सुप्रिया सुले, जो कि शरद पवार की बेटी हैं, उनके साथ उनके अनबन की खबरें आती रही हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस पर कोई हवा नहीं दी। शरद पवार के नेतृत्व में ही उन्होंने एनसीपी के साथ अपने आप को रखा। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर वास्तविकता में देखें तो अजीत पवार ही पार्टी की कमान बड़े पैमाने पर चला रहे थे। जब महाराष्ट्र में पहले कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी, उस वक्त भी अजीत पवार की भूमिका काफी बड़ी थी और उनके पास एक मोटा महकमा भी था। अजीत पवार की जो महत्वाकांक्षा और ख्वाहिश है, इसके बारे में भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूं जी, शरद पवार की कूटनीतिक सोच समझ और जिस तरीके से वो चीजों को करते हैं, जब तक ये बातें स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक ये कह पाना मुश्किल है कि दरअसल क्या हुआ है। हो सकता है कि ये सब कुछ शरद पवार की सहमति से हुआ हो। राजनीति के इस खेल में कहां कौन उठापटक हो जाए, कैसे सरकार बनानी है और कैसे सरकार गिरानी है, ये सब बड़ा आसान सा काम है। शरद पवार के लिए भी ये शायद बहुत आसान नहीं था कि वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना हाथ मिला लेते, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो जिस जनादेश का वो हवाला दे रहे थे, जो जन समर्थन उन्हें मिला था, खास करके तब जबकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वो आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और बाकी तमाम सरकारी एजेंसियों के जरिए उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी है और उसी के नाम पर उन्होंने वोट मांगे थे, उसे वो कैसे सही ठहराते। तो कई तरह की अटकलें हैं अभी अक्षय, और ये कह पाना मुश्किल होगा कि दरअसल पर्दे के पीछे क्या खेल हुआ, क्योंकि जो कुछ हुआ वो महज 12 घंटे के भीतर हुआ। और अजय जी, कल शाम तक एनसीपी का अचानक ही ये कहना, जहां एक और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि सब कुछ तय है, एनसीपी का ये कहना कि नहीं, अभी कुछ मामलों पर बातचीत बनी नहीं है। क्या ये संकेत थे? क्या इसकी पटकथा जो आज सुबह हमने देखा है उसकी कहीं ना कहीं पटकथा पहले से लिखी जा रही थी? हाँ, अब पटाक्षेप अंत में किया गया है, जिसका अंदेशा किसी ने नहीं लगाया था कि इतनी सुबह आज शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा। अक्षय, कल जिन बातों को लेकर मतभेद की बात या ये कहा जा रहा था कि अभी कुछ बातों पर सहमति नहीं बनी है,
उसमें दो बातें स्पष्ट थी, क्योंकि हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए, कल शरद पवार ने बिल्कुल पत्रकारों के सामने निसंदेह शब्दों में कहा था कि उद्धव ठाकरे हमारे नेता हैं और उद्धव ठाकरे की अगुवाई में सरकार बनेगी। इसीलिए लगभग सभी न्यूज चैनल से, यहाँ तक कि हमने भी, न्यूज नेशन ने भी ये खबर चलाई कि अब लगभग तय है कि उद्धव ठाकरे अगले मुख्यमंत्री बनेंगे महाराष्ट्र के। जी। हाँ, जहां विवाद था वो था मंत्रालय को लेकर, और खास करके 3 मोटे मंत्रालय जिनके बारे में चर्चा ये चल रही थी, बहुत सुर्खियां आम थी राजनीतिक गलियारों में, कि ऐसा लग रहा था कि उसे लेकर मतभेद है और शिवसेना और एनसीपी के बीच मतभेद ज्यादा था इससे लेकर कि कौन सा मंत्रालय किसे दिया जाए। तो मंत्रालय को लेकर मतभेद की बात तो निकल कर आ रही थी, लेकिन कल के अगर शरद पवार के आप शाम के बयान को देखें, जो कि शाम में 7 बजे हमने दिखाया भी अपने चैनल पर, उसके आधार पर ये स्पष्ट हो रहा था कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई में सरकार बन रही है। उद्धव ठाकरे हालांकि इस बात को बार बार कह रहे थे, जो कि सामने आ रहा था कि मैं अभी पूरी स्थिति का जायजा ले रहा हूं और उसके बाद स्पष्ट तरीके से बात सामने आएगी। कल ये बात भी सामने आई थी कि तीनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, लेकिन बाद में उद्धव ठाकरे उसमें उपस्थित नहीं थे। तो इसे लेकर हुआ कि शायद मंत्रालय को लेकर मतभेद है और आज इस मतभेद को दूर कर लिए जाने की बहुत प्रबल संभावनाएं थीं, लेकिन ये हो जाएगा, इसकी संभावना तो शायद किसी ने नहीं सोची होगा। जैसा आपने कहा कि शिवसेना की आंखें आज खुली नहीं, फटी की फटी रह गई होंगी। बिल्कुल, और सबसे बड़ा नुकसान शिवसेना को ही होगा। मुख्यमंत्री पद की लालसा और मुख्यमंत्री पद के लिए शिवसैनिक अड़े रहे, लेकिन अब कुछ हाथ नहीं आया, विपक्ष में बैठने की अब मजबूरी है। इसमें कोई शक नहीं, और इसके साथ साथ शिवसेना को अब ये भी देखना पड़ेगा कि भविष्य का रास्ता कहाँ जाता है, क्योंकि बीएमसी पर अभी तक शिवसेना का कब्जा रहा है, लेकिन अब जबकि राज्य में बीजेपी और एनसीपी की सरकार है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो संख्या बल के आधार पर एक स्थिर सरकार रहेगी, ऐसे में बीएमसी पर किसका कब्जा रहेगा? और अगर बीएमसी पर भी शिवसेना का कब्जा नहीं रहता तो फिर शिवसेना के लिए महाराष्ट्र की राजनीति बहुत आसान नहीं रहेगी, क्योंकि हमें मानना चाहिए कि अगर आप बीएमसी पर कब्जा करते हैं तो आप एक तरह से पूरे मुंबई को चला रहे होते हैं, और ये अपने आप में बड़ा आवश्यक है। कुल मिलाकर देखा जाए तो शिवसेना के लिए ये बहुत बड़ी एक तरह से चोट है, और इस चोट से उबर पाना शिवसेना के लिए बहुत आसान नहीं होगा। हम सब उम्मीद करते हैं कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर होगी जिसमें उद्धव ठाकरे सामने होंगे और वो अपने दिल का गुबार सामने निकालेंगे, और तब शायद समझ में आए कि आखिरकार क्या हो रहा है। लेकिन ये राजनीति है, यहाँ सब कुछ संभव है, कभी कोई कुछ भी कर सकता है, और सबसे बड़ी बात तो ये है, दोस्त चुनना और दुश्मन बनाना बस मौके का खेल है। मतलब दूल्हे ने कपड़े सिलवा लिए, पूरी तैयारी हो गई, लेकिन घोड़ी कोई और चढ़ गया। यहाँ पर स्थिति वही नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार जी लगातार बने हुए हैं। आपको ये सुनाते हैं कि आज देवेंद्र फडणवीस ने जब शपथ ग्रहण किया, उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, अजित पवार ने भी क्या कुछ कहा है, ये देखिए। मूल रूप से महाराष्ट्र की जनता ने एक बहुत स्पष्ट जनादेश दिया था, किंतु उस जनादेश को नकारते हुए हमारे साथ लड़ी शिवसेना पार्टी ने हमारे साथ गठबंधन करने की जगह दूसरी ओर गठबंधन करने का प्रयास शुरू किया, और जिसके चलते महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। और महाराष्ट्र में कितना समय राष्ट्रपति शासन लागू हो, महाराष्ट्र जैसे एक अगड़े राज्य को ये शोभा भी नहीं देता, और इसके चलते महाराष्ट्र को एक स्थिर शासन देने की आवश्यकता थी। कोई खिचड़ी शासन नहीं, जहाँ पर 3 ऐसी पार्टियां साथ में आ जाए और कोई सरकार बना दे जो चल भी ना पाए। और ऐसे समय मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता श्री अजित दादा पवार जी का अभिनंदन भी करना चाहूँगा, उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि महाराष्ट्र को एक स्थायी सरकार मिले। इस हेतु से वे भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। हमारे साथ में कुछ अन्य लोग भी आए हैं, और इसके चलते हमने हमारा दावा आदरणीय राज्यपाल जी को पेश किया। उस दावे की पुष्टि करते हुए आदरणीय राज्यपाल जी ने माननीय राष्ट्रपति जी से अनुशंसा की कि राष्ट्रपति शासन वापस लिया जाए, और राष्ट्रपति शासन वापस लेने के बाद आज यहाँ पर हमको माननीय राज्यपाल जी ने शपथ का निमंत्रण दिया। मैंने और श्री अजित दादा पवार इन्होंने शपथ ली है। मैंने मुख्यमंत्री पद के लिए है, उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद के लिए है, और मेरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में एक स्थिर स्थायी इस प्रकार की सरकार हम लोग दे पाएंगे। चुनाव 24 तारीख को रिजल्ट आया, तब से अभी तक कोई भी गवर्नमेंट बना नहीं सका, और महाराष्ट्र में इतने अलग अलग
प्रॉब्लम है, ज़्यादा करके फार्मर्स के जो प्रॉब्लम है, बाकी लोगों के जो प्रॉब्लम है, वो हल करने के लिए लोगों ने चुना हुआ अगर गवर्नमेंट आता है तो उसमें से अच्छे से रास्ता निकालना को मदद हो सकती है, डिसीजन जल्द से जल्द हम ले सकते हैं। इसीलिए हमने ये सब निर्णय लिया और आज गवर्नमेंट हमने स्थापित किया है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यानी देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार का। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार जी लगातार बने हुए हैं। अजय जी, ये देखना दिलचस्प होगा कि शिवसेना जो कि मराठी मानुष की बात करती रही है, मराठी अस्मिता की बात करती रही है, वो विपक्ष में और सरकार में बीजेपी किस तरीके से अब आमना सामना होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इसमें कोई शक नहीं है अक्षय कि अभी अगर जो हम जिन बातों को सुन रहे थे, चाहे आप अजीत पवार की बात कहें या देवेंद्र फडणवीस की, ऐसा लग रहा है कि जो कुछ हुआ है वो बीते 12 घंटे में हुआ है। और आपने सही कहा था कि अजीत पवार ऐसा लगता है कि एनसीपी से अलग अपने अस्तित्व को लेकर यहाँ खड़े हैं। यानी कि अगर हम इसे देखें तो 2/3 बहुमत चाहिए, 2/3 विधायकों का साथ चाहिए, तभी आप एंटी डिफेक्शन लॉ अपने ऊपर लागू नहीं होने देंगे। तो शायद एनसीपी के 2/3 से ज्यादा विधायकों ने अजीत पवार की अगुवाई में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की सोची होगी। अब इसमें एक अटकल ये भी लगाई जा सकती है कि याद कीजिए कि किसानों के मुद्दे पर शरद पवार मिलने गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जी। क्या उस मुलाकात में ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी? और अभी तक जो कुछ हो रहा था वो एक अलग राजनीतिक ड्रामा था जो हम देख रहे थे। इस तरह की कई अटकलें अब आपको सुनने और देखने को मिलेगी जब तक ये बात खुलकर सामने नहीं आ पाती कि दरअसल हुआ तो क्या हुआ, और अजीत पवार ने आखिरकार किस तरह से आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई है। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि अभी जो बातें सामने आ रही हैं उसके आधार पर अजीत पवार ने आगे बढ़कर सरकार बनाई है। और अजीत पवार ने अगर सरकार बनाई है तो क्या शरद पवार के साथ उनकी सहमति थी? क्या शरद पवार की जैसे अंग्रेजी का शब्द आप इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिकल ब्लेसिंग से ये सब कुछ हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो इसमें एनसीपी का क्या फायदा है, इसमें शरद पवार का क्या फायदा है? अगर पार्टी टूट गई है तो कैसे टूट गई है? कई तरह की बातें हैं जिसका धीरे धीरे आज दिन में खुलासा होगा और तब समझ में आएगा। लेकिन हाँ, इतना कहना अपने आप में बड़ा दिलचस्प है कि यह महाराष्ट्र की राजनीति है जहां पर सब कुछ संभव या सब कुछ टूटता या बिखरता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पूरे खेल में, इस पूरे राजनीतिक खेल में अगर कोई एक ऐसी राजनीतिक दल है जिसके लिए आज सबसे दुखदाई दिन है तो वो शिवसेना होगी। क्योंकि शिवसेना ने बहुत उम्मीदें बना रखी थी और दरअसल शिवसेना के अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक था कि अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं वाली स्थिति थी। शिवसेना जानती थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी के छत्रछाया से बाहर निकलकर शिवसेना ने अभी अपना अस्तित्व नहीं तलाशा तो शिवसेना के अस्तित्व को ही अस्तित्व विहीन करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे में शिवसेना की कोशिश को भी नाजायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन अभी जो राजनीतिक उठापटक हुई है उससे कई चीजें सामने आई हैं। उसके साथ साथ फिर कांग्रेस की भूमिका पर भी सवाल उठेंगे कि क्या वाकई में कांग्रेस ने भी कहीं पीछे से इस पूरे खेल में साथ दिया है? तो कई तरह की बातें हैं अक्षय, जो कि राजनीतिक परिदृश्य में अब देखने को मिलेगा आगे। और एक चीज कहना गलत नहीं होगा कि शिवसेना के हाथ में जहां कल तक दोनों हाथ में लड्डू नजर आ रहा था, आज पूरे हाथ खाली हैं। वहीं दूसरी ओर मुझे अजय जी वो ट्वीट याद आता है नवाब मलिक का, जिसमें वो कह रहे थे कि दिल्ली में बैठे तथाकथित चाणक्य महाराष्ट्र में पवार के सामने हार गए। लेकिन आज जब नई सुबह आई, नई तस्वीर देखने को मिली, तो ना तथाकथित चाणक्य हारे, जो इशारा वो कर रहे थे अमित शाह के ऊपर, और ना पवार साहब के ऊपर। यानी ये जो जीत है ये दोनों की हो गई है, जिसका अंदेशा लगा पाना भी मुश्किल क्या नामुमकिन नजर आ रहा था। जाहिर सी बात है, अगर आप देखें तो अगर शरद पवार की सहमति से ये सब कुछ हुआ है तो जाहिर सी बात है शरद पवार ने अपनी इन तमाम बातों को, इस रणनीतिक विचारधारा को अपने सहयोगियों के साथ साझा किया हो, ऐसा तो संभव नहीं है। तो ऐसे में आप किसी भी एनसीपी के कार्यकर्ता या किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें तो उन्हें इस बात की समझ ही नहीं होगी कि आखिरकार ये क्या हो गया। लेकिन उससे भी देखिए एक रास्ता निकाला गया है। एनसीपी पूरे के पूरे पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं किया है। अजीत पवार की अगुवाई में विधायकों ने समर्थन दिया है। उनमें से कौन कौन से विधायक हैं? क्या वो विधायक, क्योंकि विधायक बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे कि किसी भी कीमत पर दोबारा चुनाव ना हो, चाहे आप कांग्रेस के विधायकों की बात करें, एनसीपी के विधायकों की बात करें या शिवसेना के विधायकों की बात करें, हर कोई ये चाहता था कि चुनाव दोबारा न हो। भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त थी, वो जानती थी कि सबसे बड़ी पार्टी है और अगर राष्ट्रपति शासन लग भी जाता है तो आगे चलकर कोई न कोई कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इसमें देखा जाए तो दरअसल चाणक्य सिर्फ
दिल्ली में नहीं बैठे थे, चाणक्य मुंबई में भी बैठे थे और शायद दो चाणक्य का मिलन भी हो सकता है। कई तरह की बातें हो सकती हैं। अब इसमें किसने चाणक्य की भूमिका निभाई है मुंबई में, ये आज दिन में इसका खुलासा होता बड़े पैमाने पर दिखाई देगा। तो दिन की सबसे अहम खबर के साथ हम लगातार बने हुए हैं। महाराष्ट्र में सरकार का गठन हो चुका है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ग्रहण कर ली है, जबकि उप मुख्यमंत्री पद के लिए अजित पवार ने शपथ ग्रहण कर ली है। जहां कयास लगातार लगाए जा रहे थे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, क्योंकि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना गठबंधन की तरफ से कल ये तस्वीर साफ हो रही थी कि उद्धव ठाकरे के लिए सहमति बन चुकी है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात पर मुहर भी लगने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही आज सुबह जो कुछ हुआ है, इसका अंदेशा शायद शिवसेना को भी नहीं रहा होगा। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार जी लगातार बने हुए हैं। अजय जी, संजय राउत की शायरियां इस दरमियान बहुत चर्चा में रही हैं। शायद आप कुछ ही दिन में वो टाइप कर रहे होंगे, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, क्योंकि जो कुछ अभी तस्वीर सामने आई है उससे दिल तो काफी टूटा है। इसमें कोई शक नहीं है कि अब देखिए, शिवसेना को ये देखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में अब उसका राजनीतिक अस्तित्व कहां और कैसे आगे बढ़े, क्योंकि अगर 5 साल सत्ता से बाहर रहती है शिवसेना, जहां पर भारतीय जनता पार्टी अब उसकी सहयोगी न हो और एनसीपी का एक बड़ा धड़ा जो कि अजीत पवार के साथ मिलकर अब सरकार बना चुका है, तो जो मराठा वोट जो एक तरह से पूरा शिवसेना अपना कब्जे में लेना चाहती थी, जिसे धीरे धीरे आगे वो लेने की कोशिश भी कर रही थी, उस वोट बैंक पर अब एनसीपी का कब्जा आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि शरद पवार इसमें कितनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं, क्योंकि शरद पवार और अजीत पवार के मास अपील में बड़ा फर्क है। अगर शरद पवार जिस तरह से उन्होंने पूरी पार्टी को लीड किया था चुनाव के ठीक पहले, शरद पवार के अलावा कोई और एनसीपी का नेता ये नहीं कर सकता था। अजीत पवार शायद ऐसा कर पाते, इसमें शंकाएं हैं। तो कुल मिलाकर शरद पवार के पास वो एक सेंटिमेंट है, मराठा सेंटिमेंट, जिससे मराठा जाति के लोग काफी बड़े पैमाने पर जुड़ते भी हैं एनसीपी से। अभी तक शिवसेना ने उसे अपना आधिपत्य बना रखा था और एनसीपी दूसरे तरह से, लेकिन अब एनसीपी उस पर अपना बड़ा एक अधिकार बनाता हुआ और दिखाता हुआ दिखाई देगी। ऐसे में शिवसेना की भूमिका क्या होगी, उसकी रणनीति क्या होगी, ये समझने वाली बात और आने वाला वक्त शिवसेना के लिए कैसा होगा, क्योंकि जो रूप शिवसेना का देखने को मिला है, बीजेपी से कोई संबंध नहीं शिवसेना ने साफ कर दिया, और उसके बाद कांग्रेस, एनसीपी जो कि बिल्कुल अलग विचारधारा की पार्टियां मानी जाती हैं, उनके साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए जब शिवसेना ने हामी भरी तो कयास यही लगाए जा रहे थे कि इसका नुकसान आने वाले वक्त में वोट बैंक के तौर पर तीनों पार्टियों को उठाना पड़ सकता है। तो आने वाला वक्त काफी कुछ लेकर आएगा इन तमाम पार्टियों के लिए। लेकिन फिलहाल जो ताजा खबर है, जो इस वक्त की अपडेट है, वो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सरकार का गठन होना है और देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली।